अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की सीरीज में हम कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। और लास्ट वीडियो में हमने किया था करंट रेशो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, और थर्ड हमने किया था सॉल्वेंसी रेशो। इसमें हमने ये देखा था कि जो शेयर कैपिटल होता है और जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं इनको हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं, दो चीज़ें। लेकिन इसमें एक तीसरी चीज़ भी आती है, शेयर वारंट, इसको भी शेयर होल्डर फंड कहते हैं। ये भी शेयर होल्डर फंड में आता है जो शेयर वारंट होता है। आप हमारी पहली वीडियो से लेके यहाँ तक जो भी वीडियो है वो कंटिन्यू देखना, सीरीज में देखना, तब ही जाके आपको समझ आएगी। वरना कुछ टर्म रह जाती हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर वारंट क्या होता है, ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा जो हमने पहली वीडियो में किया है, तो आपको आने वाली वीडियो की भी कोई समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले पहली वीडियो देखना, 1 नंबर से स्टार्ट करना, जो सबसे फर्स्ट वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करना, फिर यहाँ तक आना, सभी वीडियो देख के फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सब हमने सिंपल लैंग्वेज में सिंपल समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी रेशो। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो शेयर होल्डर का फंड होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से। टोटल एसेट से करके फिर देखते हैं कि इसके टोटल एसेट और शेयर होल्डर फंड की कितनी रेशियो है, या फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 में करके फिर देखते हैं कितने परसेंटेज है शेयर होल्डर फंड टोटल फंड के, कितने परसेंटेज है या कितनी रेशियो है। इसको हम 3-4 चीज़ें बोल सकते हैं, रेशियो क्या है, या परसेंटेज इसकी कितनी है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि जो टोटल एसेट है उसके कितने टाइम शेयर होल्डर फंड है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लास्ट में आंसर सेम ही होता है, इनका मीनिंग सेम ही होता है, चाहे परसेंटेज में निकालें चाहे रेशियो में निकालें या फिर टाइम्स में निकालें कि कितने टाइम है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर का फंड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड जो होता है कि शेयर कैपिटल जो होती है, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, या फिर जो शेयर वारंट होता है, उसको भी ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में आती हैं, जो कि हमने पीछे वीडियोज में डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो इसलिए अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें डिटेल में की हुई हैं वो नहीं करेंगे हम। जैसे कैपिटल किसे कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस फंड किसे कहते हैं, शेयर वारंट क्या होता है, जो चीज़ें हमने पहले की हुई हैं वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वो वीडियो आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी, और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट करते जाएंगे। जैसे कि लाइबिलिटीज होती हैं, जो एसेट होती हैं वो रिकॉर्ड की होती हैं अकाउंटेंसी में, वहाँ से हमें क्या उठाना है, हमें शेयर होल्डर का फंड उठाना है। शेयर होल्डर फंड में एक शेयर कैपिटल आता है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तीसरा शेयर वारंट होता है। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे शेयर होल्डर फंड्स में। उसके बाद इनको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल एसेट से, चाहे वो नॉन करंट एसेट हो चाहे वो करंट एसेट हो। ठीक है, उसको टोटल उसके साथ करेंगे, उसके साथ करके इनकी हम रेशियो निकालेंगे या फिर परसेंटेज में निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा है कि शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस जो फंड है वो है 5 लाख, और शेयर वारंट जो है वो है 2 लाख। तो शेयर होल्डर फंड में ये तीनों आते हैं, तो ये तीनों हो गए 17 लाख, ये हमने लिखा हुआ है 17। और इसको टोटल जो एसेट है, एसेट वाले में जाएंगे तो उसका टोटल एसेट है 34। ये हमने एग्जाम्पल के लिए टेबल बनाया हुआ है, इसको हम डिवाइड करेंगे 34 से, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, फिर हम देखेंगे कि शेयर फंड कितने परसेंट है, किसके कितने परसेंट, टोटल जो एसेट है उसके कितने परसेंट है शेयर फंड। ठीक है, तो ये कितने हैं, 50%। ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फाइनल सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करके, उनको निकाल के जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है, तो नेट प्रॉफिट वो होता है कि जिसमें इंटरेस्ट भी हम पे कर देते हैं और टैक्स भी पे कर देते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों को छोड़ के, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ के, इससे पहले वाला जो प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है वो वाला, उसको देखते हैं उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, उसको करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी जो होती हैं इनकी रेशियो देखते हैं इसके साथ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसकी रेशियो किसके साथ देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल है कि प्रॉफिट हमारा है 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख पे अगर इंटरेस्ट हमें 10% देना है, तो हमारे पास जो नेट नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 90,000। ठीक है, क्योंकि 10% हमें इंटरेस्ट देना है। तो हमें नेट प्रॉफिट से पहले वाला जो है
उस पे निकालना है। अभी हमें प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स जो टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है उसकी रेशियो निकालनी है इसके साथ, इंटरेस्ट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी जो होती हैं उसके साथ। अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज में कौन सी करंट लाइबिलिटी, कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी, ये भी हमने डिटेल में बातें की हुई हैं। अब हम सिर्फ यहाँ पे रेशियो कैसे निकालते हैं, कितनी रेशियो होती है, सिर्फ वही चीज़ें कर रहे हैं। बाकी बेसिक टर्म हमने सब की हुई हैं। फिर उसके बाद है एक्टिविटी रेशियो। इसमें हम देखते हैं कि कितनी एक्टिविटी बिजनेस में हुई, जैसे कि इसको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसमें पहली है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसमें हम ये देखते हैं हाउ मच स्टॉक ऑन एवरेज वी होल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, के एवरेज देखते हैं हम कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है तो और क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों को प्लस करते हैं और इनको फिर 2 से डिवाइड करते हैं। एवरेज निकालनी है तो ये दो दो ही हैं तो 2 से ही इनको डिवाइड करेंगे, इनकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज इनकी निकाल के उसके बाद इन्वेंटरी रेशियो हम कर रहे हैं, जिसमें जिसमें इन्वेंटरी रेशियो में दो चीज़ें देखते हैं, इनकी रेशियो देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स हमने बिजनेस ने बेच दिए हैं उनकी कॉस्ट किसके साथ कंपेयर करते हैं, एवरेज इन्वेंटरी के साथ। एवरेज इन्वेंटरी किसे कहते हैं, हमने अभी यहाँ पे किया, जो ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उनकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकाल के जितनी भी एवरेज आएगी, वहाँ पे तो ग्रुप बनाए होंगे, हर चीज़ मेंटेन होगी, वहाँ से हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट देखनी है और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट देखनी है और इनकी एवरेज निकालनी है और इसको कहते हैं एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। ये निकाल के तो हम देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने जो एक टाइम पीरियड में जितने भी गुड्स, चाहे एक साल में या कोई भी टाइम पीरियड हो, उसके साथ हमने रेशियो निकालनी है कि कितने गुड्स कम बिजनेस ने सेल किए हैं, ठीक है, उनकी कितनी कास्ट है। उसकी कास्ट देख के फिर हम निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, इनकी रेशियो ऐसे निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं, इसमें ओपनिंग स्टॉक आ गया, प्लस जो चीज़ें परचेज की होती हैं वो आ गई बिजनेस ने, और प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो खर्चे हो जाते हैं वो भी, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो माइनस कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं, ये सब करके इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कंपनी ने बेच दिए होते हैं गुड। उसके बाद एवरेज इन्वेंटरी किसे कहते हैं, ये कहते हैं जो ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और इसको इसकी एवरेज निकालते हैं, इसको कहते हैं एवरेज इन्वेंटरी। हमने इनकी रेशियो निकालनी है कि कितने टाइम्स इन एवरेज इन्वेंटरी के कितने टाइम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो भी हमने गुड्स सेल किए हैं। फिर यहाँ पे जितने भी टाइम्स आता होगा, यहाँ पे मान लो 10 टाइम आता है, 20 टाइम आता है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा निकाल के। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 2 लाख, परचेज जो हमने गुड्स किए हैं वो 10 लाख के किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसिव 2 लाख हो गए, क्लोजिंग स्टॉक को हमने माइनस करना है। हमने यहाँ पे इसका फार्मूला देखा था ना, ये वाला, क्लोजिंग स्टॉक जो है इसको माइनस करना है, बाकी सब प्लस प्लस है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम इन सबको करेंगे तो ये 14 बनता है, लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक वाला 2 लाख माइनस करना है, फिर हमारे पास 12 लाख ही रह जाएगा। और उसके बाद एवरेज इन्वेंटरी निकालना, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का है, क्लोजिंग स्टॉक भी 2 लाख का है, ये टोटल 4 लाख हो गया। इनकी एवरेज निकालेंगे तो ये 2 लाख आता है, एवरेज 2 लाख आता है। तो फिर ये इसके कितने टाइम हो जाएगा, इन्वेंटरी टर्म आवर जो है ये इसके 6 टाइम है, इसके 6 टाइम है। अगर आपको थोड़े ये कंसेप्ट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखना, ईजी है, आपको ईजी समझ आ जाएंगे, एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल कहते हैं जो भी चीज़ें बिजनेस ने उधार पे परचेज की हों, या फिर जो भी बिल उसको पेएबल है, जो भी उधार लेता है बिजनेस, या तो ऐसे जिससे लेता है ऐसे बोल देते हैं कि हम उधार पे दो, हम आपको इतने टाइम में पैसे रिटर्न दे देंगे, या फिर उनको बिल पे लिख के देते हैं, या फिर उनको कोई चीज़ लिख के देते हैं कि इतनी डेट को हम आप पैसे आपको दे देंगे। जो रिटर्न में देते हैं उसको बिल पेएबल कहते हैं, और जो ऐसे होता है उसको क्रेडिट परचेज कहते हैं।
इसमें हम एवरेज देखते हैं कि जो भी इसमें ये देखते हैं हम कि टोटल क्रेडिट परचेज, टोटल हमने कितना खरीदा है बिजनेस से, और एवरेज के हिसाब से हमारे पास कितना पेएबल, कितना हमें बिजनेस पे पेएबल बिल जो होता है, या क्रेडिट परचेज होता है या बिल पेएबल बिजनेस के लिए होता है, इसकी एवरेज निकालते हैं। जैसे कि टोटल अगर बिजनेस ने 50 लाख की चीजें क्रेडिट पे परचेज की हैं, उधार पे, ठीक है, तो उसमें से एवरेज जो एट ए टाइम रहता है वो उसके पास 10 लाख जो है पेएबल बिल रहता है एवरेज के हिसाब से। टोटल 50 लाख का किया, एवरेज के हिसाब से 10 लाख रहता है, तो ट्रेड पेएबल कितना होगा, 5 टाइम्स होगा। अगर इसका टाइम्स में निकालें, 5 टाइम्स इसका होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज किसी टाइम की अगर देखनी हो कि कितनी एवरेज है अभी पेएबल, तो वो ऐसे देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसमें देखते हैं कि ट्रेड पेएबल कितना है, ओपनिंग स्टॉक में पेएबल कितना है, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना है। ठीक है, फिर इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं। इन दोनों की एवरेज निकाल के तो हमें पता चल जाता है कि एक टाइम पे एवरेज के हिसाब से हमारे पास कितना ट्रेड पेएबल रहता है। तो ऐसे करके इन दोनों का निकाल के, रेशियो निकाल के या टाइम में निकाल के कितने टाइम रहता है, तो वहाँ यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। पहले का जो पहला हमने किया था उसमें तो हमने आपको ग्रुप्स बना के थोड़ा समझाया था डिटेल में। अब वैसे ही ग्रुप्स होंगे, जैसे यहाँ पे लाइबिलिटीज होगा, यहाँ पे एसेट होगा, और वहाँ से ये चीज़ें देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ये वो कितना है, फिर वो करके हम उनका हम टोटल करके तो जितना भी होगा उस हिसाब से आंसर निकालेंगे। फिर है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसमें ये हम देखते हैं कि जो टोटल उधार पे सेल कितनी की है बिजनेस ने जो सेल किया है उधार पे कितनी किया है, और एवरेज के हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल कितना रहता है बिजनेस के पास। एक एवरेज के हिसाब से बिजनेस के पास कितना रिसीवेबल ट्रेड रहता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसको भी सेम ऐसे निकालेंगे, जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेएबल, तो यहाँ पेएबल की जगह होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो रिसीवेबल। ठीक है, यहाँ पे पेएबल था, पेएबल की जगह यहाँ पे रिसीवेबल हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। वही रहेगा। पेएबल क्या होता है, जो भी डेटर होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है, या फिर बिल रिसीवेबल कहते हैं, अगर उनको उन्होंने हमें लिख के दिया होता है कि हम इतनी डेट को आपको पे कर देंगे, तो उसको कहते हैं बिल रिसीवेबल। ये टर्म याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये टॉपिक, वीडियो को रिवाइज करना, खुद आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। फिर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसमें क्या होता है, इसमें वर्किंग कैपिटल कहते हैं जो भी करंट एसेट होता है बिजनेस का, उसको माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज से। टोटल जितना भी करंट एसेट होता है, एसेट वाले ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कितना कितना एसेट है, और इनमें से करंट एसेट कौन कौन से हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको सेलेक्ट करके टोटल करेंगे, टोटल करके फिर करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे, उस ग्रुप में देखेंगे करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है, तो वहाँ से जाके करंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, फिर हमारे पास जितना भी आ जाएगा, जो भी अमाउंट टोटल आ जाएगी, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल टूरिज्म। तो टर्नओवर, सॉरी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। फिर उसको, इसमें हम ये देखते हैं कि टोटल सेल जो हुई है हमारे पास, बिजनेस ने जो भी टोटल सेल की है, ठीक है, उसमें एवरेज वर्किंग कैपिटल कितनी है बिजनेस के पास, इसकी हम रेशियो निकालते हैं। तो एवरेज वर्किंग कैपिटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ओपनिंग वर्किंग कैपिटल कितनी है। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, हमने यहाँ पे किया है, ये देख लेना, फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये हमने यहाँ पे किया, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल की, कि ओपनिंग वर्किंग कैपिटल कितनी है, उसको प्लस करेंगे क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल कितनी है, ठीक है, फिर इनकी एवरेज निकालेंगे। इसकी एवरेज निकाल के जितना भी आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, टोटल सेल जो आई है वो ऊपर वाले में लिखेंगे, फिर इनकी एवरेज निकाल देंगे। आई समझ आपको, आ जाएगी। दोबारा से फिर रिवाइज करना अगर अब समझ अभी नहीं आ रही। उसके बाद है प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट में हम ये देखते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये भी हमने चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। मैं आपको थोड़ा बैक लेके फिर रिवाइज करवा देता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है।
हाँ, हमने ये देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यहाँ पे हमने देखा था ग्रास प्रॉफिट जो भी बिजनेस का मेन एक्सपेंस होते हैं उसके, और जो भी मेन उसकी सेल होती है, जो भी उसकी मेन इनकम होती है, तो इसको माइनस करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो भी इसकी मेन इनकम होती है, इसको कहते हैं ग्राफ ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट यहाँ से हम निकालते हैं जो भी उसकी गुड्स की सेल होती है, और या फिर जो जो ये उसका मेन जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको कहते हैं, इसको माइनस करके यहाँ से जो भी होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट कैसे होते हैं, हमने लास्ट में देखा था, जो सैलरी वगैरह टैक्स वगैरह सारी चीज़ें कहते हैं पेएबल करके लास्ट में जो प्रॉफिट रह जाता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। और ये जो मोटा मोटा खर्चा होता है, तो ये निकाल के जो उसके पास बिजनेस के पास रह जाता है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ग्रॉस प्रॉफिट है, उसकी रेशियो हम देखते हैं कि सेल कितनी हुई, जो हमने सेल की, टोटल सेल की हमने, और उसमें हमारे पास ग्रास प्रॉफिट कितना है। ग्रास प्रॉफिट में जो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, ये चीज़ें आ गई, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो वीडियो आप दोबारा से देख लेना, उसमें डिटेल में हमने बात किया कि ग्रास प्रॉफिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें सैलरी वगैरह ये वो चीज़ें एक्सपेंस माइनस नहीं किए होते, ये उसके बाद करते हैं हम। फिर ये उसके बाद जब ये कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। वो वीडियो देखना, डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें वापस से मैं दोबारा से करवाऊँगा डिटेल में, तो फिर वीडियो लंबी होती रहेंगी और हम उन्हीं टॉपिक पे घूमते रहेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो गया। उसके है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग जो भी हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी वही टॉपिक है जहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऊपर किया था, उसके नीचे उसी वीडियो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी किए हुए हैं। तो जो भी ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, हम वो देखते हैं कितने, उसके बाद सेल्स हमारे पास कितनी हुई, इनकी हम रेशियो निकालते हैं या परसेंटेज में निकालते हैं या टाइम्स में देखते हैं कि कितने टाइम्स है एक्सपेंस कितना हुआ और उसकी सेल उसकी कितने टाइम हुई। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे हम जो भी है प्रॉफिट देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है। उसके बाद जो सेल हुई उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग में कितना प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, इनकी रेशियो निकालते हैं। जैसे कि ग्रास प्रॉफिट है, उसमें से माइनस कर दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं जो ग्रास प्रॉफिट होता है हमारे पास, उसमें से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। रिवाइज करना आप लास्ट वीडियो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिक वही है, उसके बाद ये चीज़ें। उसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो में देखते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट, मतलब हमने टैक्स भी पे कर दिया, या फिर जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है वो भी हमने सब कुछ पे कर दिया, जो बिल्कुल लास्ट में फाइनल बच जाता है, अब कुछ भी नहीं करना है इसको, ये सिर्फ प्रॉफिट है, इसमें से कोई भी पैसा किसी एक्सपेंस के लिए नहीं निकालना, फाइनल है ये, इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। कि नेट प्रॉफिट टोटल सेल कितनी हुई, तो नेट प्रॉफिट कितना है, इनकी रेशो निकालते हैं इसमें, नेट प्रॉफिट रेशो में। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड रेशो। कैपिटल इम्प्लाइड क्या होता है, ये होता है कि जो भी प्रॉफिट अवेलेबल रहता है किसके पास, शेयर होल्डर के पास, या फिर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, कुछ लॉन्ग टर्म लेंडर्स, इनके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में। जैसे कि नेट प्रॉफिट बिफोर, इसको कैसे निकालते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट तो फाइनल हो गया, लेकिन इसमें से ये पहले उससे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जो हमारे पास प्रॉफिट होता है, उसकी रेशियो निकालते हैं किसके साथ, शेयर होल्डर का फंड जो होता है, शेयर होल्डर का फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज फंड। तो इसको जो शेयर होल्डर का फंड होता है और प्लस जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये याद रखना, ये यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है इन टर्म से। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, वहाँ पे आपको एमसीक्यू में 4 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। एक कैपिटल एम्प्लॉयड का ये भी लिखा होगा कि जो शेयर होल्डर का फंड होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, प्लस वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपको नॉन करंट की जगह सिर्फ करंट लाइबिलिटी दे दें, ठीक है, ये माइनर मिस्टेक भी हो सकती है। तो वीडियो देख के अच्छे से रिवाइज करके जाना। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ बिजनेस में, उस पे जो इन्वेस्ट करने वाला है उसके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, या फिर
जो कैपिटल शेयर होल्डर होते हैं, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है, यहाँ से ये निकालते हैं। इसके बाद हमारा ये अकाउंटिंग वाला जो टॉपिक है, रेशो वाला, अकाउंटिंग में जो रेशो वाला टॉपिक हम कर रहे हैं, ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब नेक्स्ट से जितने भी टॉपिक हैं हम जल्दी कवर करेंगे, 2 या 3 वीडियोज़ में हम कवर कर देंगे उनको। चाहे वीडियो लंबी हो जाए या 2 या 3 वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे अकाउंटेंसी आपको, क्योंकि अब टाइम कम है।